हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज जो पोएम हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास के सिलेबस से 4th पोएम है वो फ्रॉम पोएट्री फ्रॉम एन एल्जी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड कंपोज बाय थॉमस ग्रे। और उनका जो टाइम पीरियड है वो 1716 to 1771। तो थॉमस ग्रे जो थे उनका जो जन्म हुआ था वो लंदन में हुआ था और ही रिमेन बैचलर थ्रू आउट हिज होल लाइफ। और ये अपनी पूरी उम्र कुंवारे थे, मतलब इन्होंने शादी नहीं की थी और इनकी डेथ 1771 में हुई थी। और जो इनकी पोएम्स थी, उन जो नोट्स हैं, जो इनकी पोएम्स हैं, उसमें बहुत ही उदासी दिखाई पड़ती है। वी फाइंड द मेलांcholy नोट्स इन हिज पोएम। तो इनकी जो पोएम्स हैं उसमें बहुत ही उदासी सी दिखाई पड़ती है। और इन्होंने एक रोमांटिक पोइट की तरह से भी ये जाने जाते हैं। तो देखते हैं कि इन्होंने ये फ्रॉम एन एल्जी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में क्या बताया है, क्या इनकी थीम है, क्या इनका कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग देखते हैं पोएम में। तो शुरू करते हैं पोएम को। द कर्फ्यू टॉल द नेल ऑफ पार्टिंग डे। तो देखिए, जो गिरजा कर्फ्यू होता है, गिरजाघर में जो घंटी बजती है उसे उसकी जो बेल होती है, नेल्स होता है, वो साउंड जो ये शो करे कि दिन अब ढल रहा है और रात आने वाली है। तो देखिए, जो पोएट है वो एक कब्रिस्तान में खड़ा हुआ है और कब्रिस्तान के बीचों बीच में खड़ा होकर के वो अपने फोर फादर्स, अपने पूर्वजों को देख रहा है, जो कि काफ़ी गरीब थे, छोटे से गांव में रहते थे और अनपढ़ थे, गंवार थे। तो वो किस तरीके से अपनी कब्र में लेटे हैं। तो एक शोक गीत जो वो डेडिकेट कर रहा है उनके लिए, तो ये वही गीत है, शोक गीत, जो उनके लिए उसने गाया है। तो किस तरीके से वो बता रहे हैं, देखिए कि द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, यानी कि जो गिरजाघर की घंटियां हैं वो बज रही हैं। और घंटियों बजने का मतलब ये कि दिन बीत रहा है, शाम आ रही है, रात आ रही है। द लोइंग हर्ड वेंट स्लोली ओवर द लेया। और जो लोइंग मतलब रंभाते हुए पशु, हर्ड मतलब पशुओं का समूह। तो यानी कि जितने भी पशु हैं रंभाते हुए, हवा स्लोली, बहुत धीरे धीरे जो चल रही है, उसी तरह से वो भी बहुत स्लोली रंभाते हुए अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। लिया मतलब होता है घास का मैदान के ऊपर से जो गए थे घास चरने के लिए, फिर वापस बहुत ही टायर्ड हो चुके हैं, रंभाते हुए वे अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। द प्लोमैन होमवर्ड, प्लॉट्स मतलब होता है चलना, हिज वेरी थका हुआ वे रास्ता। प्लोमेंस होता है किसान। तो जो किसान हैं वो अपने घरों की तरफ चलते चले जा रहे हैं, बहुत थके हुए अपने रास्तों पर चलते जा रहे हैं, अपने घरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वो बहुत ही टायर्ड हैं, थके हुए हैं। एंड लीव्स मतलब, और लीव्स मतलब होता है छोड़ना। द वर्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, यानी कि वर्ड मतलब संसार को, डार्कनेस अंधकार में, मी मुझे, यानी कि और चलते चले जा रहे हैं और मुझे और इस संसार को, इस अंधेरे में, इस अंधकार में छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, मुझे छोड़ रहे हैं। लीव्स द वर्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, इस संसार को और मुझे इस अंधकार में एटमॉस्फेयर में, वातावरण में छोड़कर जा रहे हैं ये लोग। ठीक है। बीनीथ दोज रग्ड इल्म, इल्म देखिए एक पेड़ होता है, बहुत ही बेकार सा, भद्दा, अजीबो गरीब सा, बेकार सा ट्री है ये। दैट यूज ट्री शेड, और ये सदाबहार वृक्ष होता है, यू ट्री। तो बीनीथ होता है नीचे। ठीक है, तो इसी भद्दे से पेड़ के नीचे और सदाबहार पेड़ की छाया में, वेयर हीव्स द टफ, इन टफ मतलब उगना, हीप्स घास का मतलब जो सूखी हुई घास है वो निकलना ऊंची ऊंची। ठीक है। मेनी अ मोल्डरिंग हेप, बहुत सारे मिट्टी के ढेर पर। तो कह रहे हैं कि जहाँ पर मिट्टी के ढेर, हीप मतलब होता है ढेर, जहाँ मिट्टी के ढेरों पर बहुत सारी सूखी मेनी कई सूखी घासें उग आई हैं। ईच इन हिज नैरो, नैरो मतलब होता है सकरी, बहुत सख्त, कहने का मतलब बहुत पतली सख्त सी। सेल, जो सेल हैं, जो कब्रें बनी हुई हैं, एवर हमेशा, लेटे हुए हैं हमेशा से। द रूट मतलब जो असभ्य हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, फोर फादर पूर्वज, ऑफ द हेमलेट मतलब होता है छोटे से गांव में,
गरीब, स्लीप सोना। देखिए मैं फिर से बताती हूँ कि जो पूर्वज हैं, जो अनपढ़ गँवार हमारे जो पूर्वज हैं, छोटे से गांव में रहने वाले, वो लोग सो रहे हैं। ईच हिज नैरो सेल्फ फॉर एवरी लाइट, मतलब कि उनकी प्रत्येक एक एक जो कब्र है, जो बहुत ही सक्रिय है, जो पतली पतली सी कब्रें बनी हुई हैं, उनकी एक लाइन से वो हमेशा से उनमें प्रत्येक कब्रों में वो सोए हुए हैं, हमेशा से उसमें लेटे हुए हैं। और वो कब्रें कहाँ पर हैं? बीनीथ दोज डिल्म, जो कब्रें कहाँ पर हैं? उसी भद्देदार पेड़ के नीचे और सदाबहार पेड़ों की छाया में, जिस पर कि बहुत सारी मिट्टी के ढेर में बहुत सारी सूखी घास निकल आई हैं। ठीक है, तो जो मिट्टी का ढेर है उस पर बहुत सारी सूखी घास निकल आई है, और उसी भद्दे पेड़ के नीचे और सदाबहार पेड़ की छाया में जो हमारे पूर्वज हैं, जो अनपढ़ हैं, असभ्य थे और जो छोटे गांव के रहने वाले हैं, हमेशा से उसमें पतली सी सकरी सी कब्र में, प्रत्येक कब्रों में वो सोए हुए थे। हमेशा से वो सोए हैं वहाँ उसी। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, ये देखिए मॉर्निंग है। ठीक है, ब्रीथिंग जो सांस लेते हैं। ठीक है, ब्रीजी जो वही खुशबूदार हवा, समीर के बारे में बात हो रही है। द सोलो ट्विटरिंग मतलब चहचहाना। सोलो होता है अवाबिल, एक पक्षी होता है, एक बर्ड होता है। फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ड शेड, स्ट्रॉ मतलब भूसे से बनाया गया, शेड छायादार उसका जो नेक्स्ट कह सकते हैं घोंसला या घर। ठीक है, कॉक्सरल मुर्गा जो मॉर्निंग में जो है सुबह सुबह मुर्गे की जो वॉइस आती है, बाग देता है वो। ठीक है, कैलरॉन ऑन इकोइंग हॉर्न होता है हंटर जो होता है, शिकारी जब आता है तो जब वो बिगुल बजाता है, जो हॉर्न देता है वो वाला हॉर्न। नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर लोली मतलब बहुत ही नीचे बेड, बहुत ही ख़राब से बेड। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न द सॉलो ट्रिटिंग, यानी वो कह रहे हैं कि सुबह की वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश, इंसेंस ब्रीथिंग होता है स्वीट एंड फ्रेश, यानी कि बहुत ही स्वीट और फ्रेश, वो खुशबूदार और बहुत ही अच्छी हवा। ठीक है, सुबह की वो बहुत ही खूबसूरत और फ्रेश मीठी हवा। अवाबिल जो पक्षी है उसकी चहचहाहट, जो कि वो चहचहा रहा है अपने घर से, अपनी छायादार घोंसले से जो कि भूसे का बना हुआ है, वहाँ से उसकी चहचहाहट, उसका चहचहाना। और मुर्गे की जो सुबह सुबह मुर्गा मॉर्निंग में बाग देता है, पुकारता है लोगों को, सुबह जगाता है, उसकी मुर्गे की वो वॉइस। और वो हंटर शिकारी का जो बुगुल, जो शिकारी आता है जब शिकार के लिए वन में, तो वहाँ पे जो वो बुगुल बजाता है, जो हॉर्न बजाता है, तो उस शिकारी का वो हॉर्न, मुर्गे की वो बाग, वो आवाज़ जिससे लोगों को वो सुबह उठाता है। अवाबिल पक्षी की वो चहचहाहट, जो कि वो अपने घोंसले से अपनी छायादार जो स्ट्रॉ से बना हुआ घर है वहाँ से जो उसकी चहचहाहट है। और सुबह सुबह की वो खुशबूदार और मीठी फ्रेश हवा। ठीक है, समीर हवा, खुशबूदार फ्रेश हवा। नो मोर सेल राउज, मतलब ये सारी चीज़ें जो बताई गई ऊपर, ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सेल राउज उठा दे देम, किनको? उन्हीं पूर्वज को जो बहुत टाइम से अपनी कब्रों में लेटे हुए थे। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो अब उन्हें उनके बेड से उठाकर खड़ा कर दे। कोई भी ऐसा नहीं है जिनकी मतलब किसी के भी पुकारने पर वो अब अपने बेड से नहीं उठेंगे, वो वहीं पर सो रहे हैं, हमेशा के लिए वो सो गए हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो उनको उठा सकता है अपने बेड से। ओके, लेट नॉट एम्बिशन मॉक मतलब होता है हंसना, ठीक है, मजाक बनाना। देयर यूजफुल टॉयल मतलब होता है परिश्रम। एम्बिशन होता है महत्वाकांक्षी होना, लेकिन यहाँ पर एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षी लोग, जिन बहुत एम्बिशियस होते हैं, जो बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएँ रखने वाले लोग। तो क्या कह रहे हैं कि लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर। तो कह रहे हैं पोइट कि वो जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको हंसना नहीं चाहिए। मॉक मतलब मजाक नहीं बनाना चाहिए,
उनके यूज़फुल टॉयल यानी उनके जो महत्वपूर्ण परिश्रम वो लोग कर गए। कौन लोग? पूर्वज, फोर फादर, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो बहुत महत्वाकांक्षी लोग हैं, वो उन छोटे लोगों की, अनपढ़ लोगों की, उन गंवार लोगों की, जो छोटे से गांव में रहते हैं, उनके महत्वपूर्ण परिश्रम का मजाक नहीं बनाना चाहिए। देयर होमली जॉय, उनकी जो घर की छोटी छोटी खुशियाँ थीं, एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, एंड ऑब्सोल्युटली जो उनका भाग्य अस्पष्ट था, जो अच्छा भाग्य नहीं था, उस पर मतलब उनके अस्पष्ट भाग्य जो कि पूरा नहीं था, मतलब ऐसे ही था, बहुत अच्छा भाग्य नहीं था उनका, और उनके घरों की जो छोटी छोटी खुशियाँ थीं और जो उनका परिश्रम है बहुत महत्वपूर्ण, जो वो वर्क करते थे, इन सभी चीज़ों का इन महत्वाकांक्षी लोगों को मजाक नहीं बनाना चाहिए। नॉर ग्रैंडियर हियर, और ना ही ग्रैंडियर, देखिए फिर यहाँ पर शानदार लोग, बड़े लोग, पावरफुल लोगों से सेंस है। यहाँ देखिए पर्सनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। पर्सनिफिकेशन मतलब मानवीकरण। तो किस तरीके से देखिए ग्रैंडियर का जो किस तरह से उसको चेंज कर रहे हैं कि मतलब बड़े लोग, शाही लोग, या जिनका बहुत ही शानदार लोग, या जो बहुत पावरफुल लोग हैं। तो नॉर ग्रैंडियर हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल। अब डिस्डेनफुल, घृणित स्माइल, जो मतलब बहुत घृणा से नहीं, लोग क्रूरता के साथ मुस्कुराते हैं, अजीब सी स्माइल होती है, स्ट्रेंज स्माइल। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। एनल्स मतलब होता है इतिहास, एक हिस्ट्री। सिंपल साधारण, शॉर्ट छोटा। तो उन शानदार लोगों को, वो पावरफुल जो लोग हैं, उनको सुनकर इन पूर्वजों के बारे में, इन पूर्वजों की जो ये बहुत ही पुअर हैं, छोटे गांव में रहने वाले पुअर लोगों की हिस्ट्री को, उनके इतिहास को जान करके, उनके छोटे से और साधारण से इतिहास को जान करके, उनके बारे में जो भी है छोटी मोटी बातें जान करके, उनकी हिस्ट्री को जान करके, सुन करके इस तरीके की घृणित मुस्कान नहीं बिखेरनी चाहिए, या इस तरीके से घृणित तरीके से नहीं हंसना चाहिए उनके इतिहास को सुनकर। ओके। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पॉम्प ऑफ पावर, एंड द ऑल दैट ब्यूटी एंड द वेल्थ, और ये यानी कि कह रहे हैं कि वो शानदार लोग, वो जो बड़े लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं। बोस्ट मीन्स होता है डींग मारना। हेराल्ड्री मतलब होता है कि जो कुल से बड़ा हो, जिसका किसी अच्छे कुल में जन्म हुआ हो। पॉम्प ऑफ पावर यानी अपनी शक्ति का प्रदर्शन, और बहुत खूबसूरत चीज़ है। वेल्थ यानी धन संपदा, जो भी पावर उनको, पैसा रुपया मिला हुआ है, वो उनको बगैर एफर्ट के मिला है। ऐसे ही कुछ लोगों को विरासत में चीज़ें मिल जाती हैं कि वो अच्छे कुल में पैदा हो गए, तो ऑब्वियसली उनके पास सारी चीज़ें आ गई, धन संपदा, खूबसूरती, सारी चीज़ें, शक्ति, पावर, एवरीथिंग। तो कहने का मतलब उनको डींगे नहीं मारनी चाहिए अपने कुल की, अपने शक्ति की, और जो भी उनके पास खूबसूरती है या उनकी खूबसूरत चीज़ें हैं, और जो भी धन संपदा, पैसा, महल और पैलेस, जो भी कुछ है उनके पास, बहुत ही प्रेशियस थिंग्स, उन चीज़ों की उन्हें डींग नहीं मारनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें उन्होंने अपने एफर्ट से नहीं पाई हैं, बल्कि विरासत में उनको मिल गई है। ठीक है, बगैर किसी परिश्रम के मिल गई है। अवेट्स लाइक, और ये सारी ही चीज़ें, ठीक है, ये इंतज़ार करती हैं। ठीक है, इंतज़ार करती हैं। द इनएविटेबल आर, एक ऐसे जो कि इग्नोर नहीं किया जा सकता, इनएविटेबल अवॉइड नहीं किया जा सकता, ऐसे घंटे का इंतज़ार करती हैं। अवेट लाइक मतलब सेम, जो ये सारी चीज़ें हैं, इनका जो एंड है वो सेम है, चाहे पुअर हो चाहे रिच हो, उनकी जो डेथ है वो जा कर के कहाँ पर होगी? ग्रेव। सभी को मतलब फाइनली ये ब्यूटी, ये हेराल्ड्री, ये पॉम्प और पावर, ये हेल्थ, वेल्थ, ये सब कुछ इनका जो एंड है वो कहाँ है? ग्रेव। तो कहने का मतलब ये अवेट्स लाइक, ये जो है एक ऐसे क्षण की प्रतीक्षा करती हैं कि जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। इनएविटेबल मतलब इग्नोर नहीं किया जा सकता उस क्षण को, उस घंटे को। द पाथ ऑफ ग्लोरी, ठीक है, जो आपका रास्ता है उसमें प्रसिद्धि है, सक्सेस है, सब कुछ है। तो जो आपको ये सब चीज़ें मिली हैं, पाथ ऑफ ग्लोरी यानी सक्सेस है, पावर है, सफलता है, सब कुछ है आपकी लाइफ में, और आपका जो रास्ता है वो बहुत ही प्रसिद्धि भरा हुआ है। आप लीड कर रहे हैं बट टू द ग्रेव, लेकिन ये सारी ही चीज़ें एक दिन कहाँ जाएंगी? ग्रेव में।
ठीक है, कब्र में, यानी कि इन सभी चीज़ों का जो अंत है, एंड पॉइंट है, वो क्या है, ग्रेव है। तो इसलिए ये जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, माइटी लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, इन लोगों को जोक नहीं बनाना चाहिए, मॉक नहीं करना चाहिए उन पुअर लोगों के एनल्स पर, उनकी स्टोरीज़ पे, उनकी गरीबी पे, उनके यूज़फुल टॉयल्स पे, उनके जो होमली जॉयज़ हैं, छोटी छोटी खुशियाँ हैं, उन पे उनको हंसना नहीं चाहिए, और अपनी शक्ति का और अपने हेराड्री का और अपनी वेल्थ का घमंड नहीं दिखाना चाहिए, उसकी डेंगे नहीं मारना चाहिए। ओके, तो ये पोइट का एक जो था अपने पूर्वज के लिए उन्होंने ये डेडिकेट करी है पोएम, और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने एक्सप्लेन किया है इसको। तो होप ये लाइंस आपको क्लियर हुई होंगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी इशू कंफर्म बाय मैसेज। ओके, नेक्स्ट पोएम के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।